हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये आपका तीसरा लेक्चर है। अभी तक हम लोग रिफ्रैक्शन में ही अटके हुए हैं। आज ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग लेंस शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद ये रहता है कि आप लोग जो भी पढ़ो पूरा प्रॉपर पढ़ो, A to Z चीजें पढ़ो, ताकि ऐसा ना हो कि हम आधा अधूरा पढ़ भी लें, अपना समय भी दे दें, और एक दो अगर टॉपिक छूट जाए और उसी से सवाल आ जाए तो हमारा पढ़ना भी बेकार है ना। फाइनली हम लोग पढ़ाई, अभी हमारा मकसद यही होता है ना कि हम एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाएं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी लोग हो सकता है इसको बहुत जल्दी पढ़ा दें, लेकिन मुझे इसलिए टाइम लगता है क्योंकि मैं हर एक चीज कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बता दूं, ताकि कोई भी टॉपिक का एक कोना भी ना छूटे। वैसे आज ये खत्म हो जाएगा। तो पिछली क्लास में मैंने बात किया था कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो इसका क्या आ रहा था, यही हम लोग कर रहे थे, हाँ ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो कहने का मतलब यह है कि हमें यह तो मालूम हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, तभी तो हम ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल पाएंगे। मतलब हमें इसका इंडिविजुअल, इसका इंडिविजुअल, इसका इंडिविजुअल, हर का इंडिविजुअल यानी कि एब्सोल्यूट, यानी कि उसका जो एक्यूरेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो मालूम हो, तभी तो हम बाकी की बातें कर पाएंगे, एक के दूसरे के कंपेयर में रिलेटिव बातें कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आई? अगर आपसे कहा जाए कि बताओ, एक लाइट है जो कि वाटर से ग्लास में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, ऊपर आपका वाटर है और नीचे आपका ग्लास है। तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? तो हम कहेंगे ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हम तो ये कह दिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा, लेकिन हमें एक्यूरेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी नहीं पता और एक्यूरेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी नहीं पता। तो हम कैसे बताएंगे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपेयर में कितना होगा? पहले इन दोनों का तो मालूम हो एक्यूरेट, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग अभी सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का एक्यूरेट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। क्लियर? ओके। फिर उसके बाद इस टॉपिक पे फिर से हम लोग दोबारा आएंगे। चलिए देखिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या इसको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है, ऑफ ए मीडियम, कोई भी मीडियम हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसको डिफाइन हम लोग करते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको n से डिनोट किया जाता है, ये क्या होगा? ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, दोनों में लगभग समान ही रहता है, ठीक है ना। जो कि हम लोग अबाउट सी ले लेते हैं कि सी स्पीड हम लोग मानते हैं लाइट की वैक्यूम या एयर में, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जिस मीडियम का आपको निकालना हो, यानी कि जिस सब्सटेंस में आपको निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस सब्सटेंस में लाइट की क्या स्पीड है वो यहां पे लिखना है। हमने मान लिया कि वहां पे लाइट की स्पीड v है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है n इक्वल टू सी अपॉन v। लेकिन अब यहां एक बात और, हमें हर सब्सटेंस में लाइट की स्पीड कितनी होती है ये तो नहीं मालूम। कहां मालूम होती है? तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया जाएगा, ठीक है। और c आप लोगों को मालूम है कि c की वैल्यू जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
और आपको भी दिया जाएगा कि उस सब्सटेंस में, उस मटेरियल में, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतनी है, तो उससे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ उस मटेरियल, उस सब्सटेंस का निकाल लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला काम की है। अब चलते हैं हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि आप हमें ऐसा करो कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होगा? तो यानी कि हम निकालना चाह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बात समझ में आई? तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होती है? मैंने पहले लिखवाया भी था और वैसे जनरली आपको क्वेश्चन में दिया भी जाएगा। ये होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ये कितना आ गया? 10⁸ तो कैंसिल हो गया, 3/2 यानी कि 1.5। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5। लेकिन यहां पे एक बात अपने दिमाग में रखना, एक पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको बहुत बारीकी से सुनना, ठीक है? या अभी चलो एक और निकाल लेते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं। पहले एक और निकाल लेते हैं। एक और करते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो हो गया, वाटर कितना होगा ये बता दो। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होगा भाई? तो ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने पिछली बार लिखवाया भी था। ये कैंसिल हुआ, 3/2.25 जब इसको काट कूट करोगे, ये ऊपर 2 जीरो जाएगा, फिर 25 से कट करोगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 4/3 यानी कि 1.33। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकेला नहीं आता है। मतलब अगर मैं कहूं कि बताओ फलाने का, यानी कि जैसे वाटर का या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो वाटर का आप कह दोगे 1.33। लेकिन सवाल तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए कि भैया हम किसके कंपेयर में बात कर रहे हैं? मतलब लाइट कहां से वाटर में आई है? जैसे हम लोग पहले बात करते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी हम लोग कहते थे ना कि वाटर से रेज आई और ग्लास के अंदर गई, वाटर से रेज आई और ग्लास के अंदर चली गई। तो यानी कि कहीं से रेज आई और कहीं चली गई, रिफ्रैक्शन हुआ। और रिफ्रैक्शन तभी होगा ना जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे। तो यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं, ये लाइट कहीं से तो इस सिस्टम में आई होगी ना। जैसे हम कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होगा, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होगा, यानी कि लाइट कहीं से आई थी और रिफ्रैक्ट होके वाटर में आ गई है। एक किसी मीडियम से आई होगी और यहां से रिफ्रैक्ट होके वाटर में आ गई है, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल रहे हैं इस मीडियम के कंपेयर में। तो ये मीडियम क्या है? हमेशा हम लोग ये मीडियम एयर लेते हैं। क्या लेते हैं? हमेशा एयर लेते हैं। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 माना जाता है। अभी ये बात मैं आगे भी करवाऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल आप ये समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसीलिए ऊपर एयर का स्पीड और नीचे ग्लास का स्पीड आया। क्लियर?
अगर हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी ग्लास की एक्यूरेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, तो हमें रेफरेंस में अपने दिमाग में यह बात चलनी चाहिए कि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एयर की बात कर रहे हैं। यानी हमारा जो आई है वो एयर में है, ये एंगल आई जो है सो एयर में है, और ये एंगल आर जो है वो ग्लास में है। यानी एयर से लाइट ग्लास के अंदर आई है, तब हम लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या बात मालूम चली? तो यानी कि ये जो लिखा है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और अगर एयर नहीं लिखा है तो आपको मानना है, आपको अंदर ही अंदर ये दिमाग में होना चाहिए कि हम लोग एयर के कंपेयर में ही बात कर रहे हैं। ओके, अगर कोई लिखा है तब तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है यानी कि आपको वहां मेंशन करना होगा। ठीक, आगे सुनिए। यहां पे अभी हमने जैसे ये बात किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो हमेशा हम लोग एयर के कंपेयर में बात करेंगे। जो भी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बात समझ में आई? ये एक्यूरेट बात है। तो इस प्रोसेस को दिमाग में रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट निकालने के लिए हमें एयर को रेफरेंस लेना होता है। क्लियर? आगे चलिए। अच्छा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पूछा जाए कितना होगा तो कैसे निकालोगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का एयर में ही कंपेयर निकाल रहे हैं तो नीचे भी c आएगा, यानी कट जाएगा 1। तो इसलिए अभी मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि एयर के कंपेयर में ही निकाल रहे हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1 ही होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी 1 होगा। यानी कि लाइट रेज एयर से एयर में जाती है तो सीधी ही चलती है, सीधी ही चलती है ना, बेंड कहां होती है, इसीलिए 1 आया। अगर 1 से कम आता या 1 से ज्यादा आता तो हम लोग बेंडिंग की बात करते कि हाँ लाइट बेंड हो रही है। ओके, एक बात और यहां पर अब नोट करके एक दो पॉइंट लिख लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऊपर भी ये स्पीड मीटर पर सेकेंड और नीचे भी स्पीड यानी मीटर पर सेकेंड, तो कट कुट खत्म, यानी कोई यूनिट बचा ही नहीं। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट होती ही नहीं है। और इट इज ए प्योर नंबर। ये क्या होता है? इट इज अ प्योर नंबर, एक प्योर नंबर आ जाता है कि हाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, तो 1.5 एक प्योर नंबर आ गया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो 1.33 एक प्योर नंबर आ गया। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो 1 है, प्योर नंबर आ गया। क्लियर हो गया बात? आगे चलते हैं। यहीं पे एक बात और ध्यान रखिए, थोड़ा समय पीछे आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है और एयर से वाटर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ जो झुकाव होता है उसमें अंतर होता है। मैंने बोला था ना कि जब एयर से हम वाटर में जाएंगे तो झुकाव जो है वो थोड़ा सा कम होगा, झुकाव जो है वो कम होगा। लेकिन जब हम लोग एयर से ग्लास के अंदर जाएंगे तो झुकाव ज्यादा होगा नॉर्मल की तरफ। ये बात मैंने बताई थी। क्यों ग्लास में ज्यादा झुकाव हुआ? क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट की बेंडिंग भी ज्यादा होगी। चाहे तो ये बात कहीं लिख लीजिए कि ग्लास बेंड लाइट रेज मोर, जबकि वाटर जो है वो बेंड कम करता है। यानी कि जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा। अब आगे चलिए। अब यहां पे एक बात और नोट कर लीजिए। अभी हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो C/V होता है, ये बात हमने पढ़ी ना।
C अपॉन V। इट मीन्स अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हमको चाहिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान के चलो कोई मटेरियल है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इफ n इज ग्रेटर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है देन वेलोसिटी कम हो जाएगी। यानी कि जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मटेरियल में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और जिस मटेरियल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मटेरियल में लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। जैसे अभी अभी आपने पीछे देखा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो ग्लास में लाइट की वेलोसिटी कितनी है 2.25 ना, हाँ 2 ग्लास में 2, सिर्फ 2, ग्लास में कितना है 2 × 10⁸। और वहीं हमने वाटर की अगर बात की तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास से कम है, यानी कि इसमें अब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वेलोसिटी कितनी होती है 2.25 × 10⁸, वेलोसिटी ज्यादा हो गई ना। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम हो जाएगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ये बात भी नोट कर लीजिए, ठीक। अब आइए अगले टॉपिक पे। अब हम लोग बात करते हैं, अब पुराना वापस चले जाते हैं कि अब हम लोगों ने एक एक सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा हमने मालूम कर लिया कि ग्लास का क्या होगा, वाटर का क्या होगा, या किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्यूरेट क्या होगा। अब हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग यहां पे बात करने जा रहे हैं कि एक मीडियम के दूसरे मीडियम के कंपेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। इसको जनरली एक नाम दे दिया जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, जब हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे तो वो भी रिलेटिव ही था, एयर के कंपेयर में ही तो निकाल रहे थे ना। हम लोग रेफरेंस किसको मान रहे थे, एयर को, यानी एयर के कंपेयर में ही निकाल रहे थे। लेकिन चूंकि एयर को एक रेफरेंस माना जाता है, एक उसको पैरेलली ऐसा माना जाता है कि उसी के कंपेयर में सारी बातें की जाती हैं, तो इसीलिए उसको रिलेटिव नहीं बोलते। लेकिन अगर मान के चलिए हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, जैसे हम वाटर से ग्लास में जा रहे हैं, हम ग्लास से डायमंड में जा रहे हैं, हम केरोसिन ऑयल से वाटर में जा रहे हैं, हम पानी से और मान के चलिए कोई और ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे और भी कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल या कोई भी लिक्विड, उसके अंदर जा रहे हैं, एल्कोहल में जा रहे हैं। पानी से हम कहां जा रहे हैं, एल्कोहल में जा रहे हैं। हालांकि पानी और एल्कोहल तो आपस में मिल ही जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है। तो आप मतलब ये समझ लीजिए कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जब हम जाएंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, उसमें वाटर, उसमें एयर नहीं है, मतलब एयर की बात नहीं है। हम लोग एयर को छोड़ के बाकी के एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जाएंगे तो उसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ते हैं। तो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम 1 टू अनदर मीडियम 2, मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब हम जाएंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 होगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, उसी को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। यह बात हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हम लोगों ने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसी तरीके से तो लिखते थे, और ये सबके बराबर होता था साइन आई अपॉन साइन आर। याद आया सभी लोगों को? यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 होगा, इस बात को एक अलग नोट करके लिख लीजिएगा, और इसमें आप लोग दिमाग में यह बात रहना चाहिए कि हमारा लाइट जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। यानी कि हमारा एंगल आई मीडियम 1 में बन रहा है और एंगल आर हमारा मीडियम 2 में बन रहा है। यह बात दिमाग में होनी चाहिए।
तभी हम बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब सुनिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 किसके बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। और मान के चलिए ऊपर कोई दूसरा मटेरियल है, नीचे कोई दूसरा मटेरियल है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 क्या होगा? अगर मैं सिर्फ बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इंडिविजुअल पार्टिकुलर, तो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि c होगा, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 यानी कि हम v2 बोल देते हैं, डिवाइडेड बाई n1 क्या होगा? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मटेरियल क्या होगा? तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मटेरियल, v1 इसको हम बोल देते हैं। v1 क्या है? यहां पर लिख भी लेना, यहां लिख लेना नीचे कि v1 है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1। और v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये बात पहले लिख लो। ये बात जब लिख लिया तो अब समझ में आया n2 क्या हो जाएगा? c अपॉन v2 और n1 क्या हो जाएगा? c अपॉन v1। इस वाले फॉर्मूले से यार, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। n इक्वल टू c अपॉन v, तो यानी n1 इक्वल टू c1 अपॉन v1, लेकिन c1 c2 तो कुछ होता नहीं है, यानी कि c अपॉन v1, क्योंकि सारे c तो बराबर ही होते हैं एयर में लाइट, और ये मटेरियल 1 में v1 है। वहीं अगर मटेरियल 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो हम लोग c अपॉन मटेरियल 2 का वेलोसिटी लिखेंगे, तो वही बात यहां पे लिखी गई है, ठीक है। तो यानी कि ये c से c तो कैंसिल हो गया, और v1 चला गया ऊपर और v2 चला गया नीचे, यानी कि यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 है विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 तो होता ही है, साथ ही साथ वेलोसिटी इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 भी होता है, जो कि साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। बात समझ में आई? आई, एंगल आई किस में बनेगा? मीडियम 1 में, और एंगल आर किस में बनेगा? मीडियम 2 में, यानी मीडियम 1 से लाइट रेज मीडियम 2 में जाएगी। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अभी कुछ और मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि ये v1 अपॉन v2 क्यों आया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें सिमिलरली, तो देखिए जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकाला, वैसे ही अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी कि अब लाइट रेज कहां से कहां जा रही है? अब लाइट रेज ऊपर दूसरा वाला मीडियम है और लाइट रेज दूसरे में एंगल आई बना रही है और फिर पहले में जा रही है, ये आर हो गया। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि 2 से रेज आई और 1 में गई, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये कितना हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये n2 की वैल्यू हो गई, तो यानी c से c कैंसिल हो गया, यानी कि v2 अपॉन v1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 v2 अपॉन v1 बोल लो या n1 अपॉन n2 बोल लो, ये होता है। बात समझ में आई? अभी थोड़ा सा वेट करना, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ लेकर आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना आया? v1 अपॉन v2, और ये कितना आया? मल्टीप्लाई
V2 अपॉन V1, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, 1 के बराबर आ गया ना। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो होगा ये हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में भी आपको मालूम हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे गिवन है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये 3/2 यानी कि 1.5 होता है। यानी कि जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर जाती है, यहां एंगल I बनाएगा, यहां एंगल R, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट ग्लास से एयर में जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ऊपर ग्लास रख दें और नीचे एयर कर दें, यानी लाइट रेज ग्लास से एयर में जाए, यानी कि एंगल I बने ग्लास में और एंगल R बने एयर में। ग्लास से एयर में भी जा सकती है। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बताओ। यही तो हम बोलना चाह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? अब इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये इसका उल्टा ही हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर का उल्टा हो जाएगा ये, यानी कि 1/3/2, यानी कि 2/3 आंसर हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2/3। एक और एग्जांपल देखो, कई लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, चलो एक और करा देते हैं। जैसे गिवन हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये बात अभी हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अभी 4/3 आया था, 1.33। हाँ, यानी कि लाइट कहां से कहां जा रही है? लाइट आपकी एयर से वाटर में जा रही है। लाइट आपकी एयर से, ये एंगल I और ये एंगल R। मैं अब कह रहा हूं कि अब हम लाइट को वाटर से एयर में भेजना चाह रहे हैं। अब हम पानी के अंदर बैठे हैं और यहां से भेजना चाह रहे हैं, यानी कि एंगल I वाटर में है और एंगल R एयर में है। यानी कि अब हम चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बताओ विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये कितना हो जाएगा? अब इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसको उल्टा कर दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर का उल्टा कर दीजिए, यानी कि 1/4/3 यानी कि 3/4, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये 3/4 आ गया। 10। इस तरीके से आप सवाल को फटाक से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आई? तो आपको बस क्या करना है कि ये वाला बात ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो होता है ये 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 होता है। मुझे नहीं लगता अब यहां पे किसी को दिक्कत होगी। चलिए एक सवाल और करते हैं। सवाल कराएंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि लाइट की इनिशियल रेज वाटर में है और उसके बाद वो ग्लास में गई, यानी कि पहले लाइट वाटर में थी, एंगल I यहां बन रहा था और अब एंगल R ग्लास में बनेगा। बात समझ में आई? वो मुझसे पूछना क्या चाह रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताओ विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी लाइट की रेज पहले वाटर में थी, ग्लास के अंदर जा रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ वाटर के कंपेयर में। तो ये कितना हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर।
पिछले फॉर्मूले से, एब्सोलूट वाला विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ना लिखा हो तो हम एयर मानते हैं, मैंने बताया भी था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना आया था, 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना आया था, 4/3। तो यानी कि ये कितना हो गया, 3, फिर ऊपर ये 3 चला गया, नीचे 2 और नीचे 4, यानी कि 9/8 हो गया। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 हो जाएगा। क्लियर। और यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, यानी कि अब लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है, अब लाइट कहां से कहां जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, तो ये ऊपर वाले का जस्ट उल्टा, यानी कि 1/9/8 का उल्टा, यानी कि 8/9। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे, इतने भी हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। ये तो मैं आपको थोड़े से कंपटीशन लेवल की चीजें बता रहा हूं, अभी थोड़े से अपर लेवल की चीजें। एनसीईआरटी में इतने बड़े लेवल के सवाल भी नहीं पूछ सकता है वो। ओके, तो ये सारी बातें हो गई। एक दो सवाल और कर लेते हैं, चलो। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, तब ये सवाल करते हैं। एक छोटी सी बात सुनो, एक सीरीज टाइप हम बना देते हैं, देखो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। हालांकि ये कुछ है नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल ही। देखो, ये आपका एयर है, ये उसके बाद वाटर का लेयर है, फिर ग्लास है, और फिर उसके बाद नीचे एयर है। ठीक है, मान के चल लो कि ये एक डब्बा है भैया, और ये डब्बा है जिसमें ऊपर पानी भरा है और नीचे ग्लास है और ऊपर नीचे एयर है। चलो, लाइट रेज यहां से आई, अच्छा किधर बेंड करेगी क्या होगी मैं अभी वो नहीं बना रहा, फिर उसके बाद यहां से आ जाएगी। अब ये मत कहना सर कितना बेंड करेगी क्या है, ये अभी मैं नहीं बता रहा, अभी मैं यहां पे कुछ दूसरा कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। तो ये एंगल आर होगा। अच्छा, चूंकि वाटर में ही है, अभी ये वाला काम वाटर में ही चल रहा है, तो यहां भी एंगल आर ही बनेगा, यहां भी। फिर जब वाटर से ग्लास के अंदर आएगी, तो यहां पे हम मान लेते हैं कुछ और एंगल बनेगा, क्योंकि यह मीडियम चेंज हो गया, तो यहां पे हम मान लेते हैं R1 बना। ठीक है, फिर यहां पे आएगी तो यहां से नॉर्मल से टकराएगी, तो यहां भी R1 ही बनेगा, क्योंकि अभी ग्लास में ही हम है। और फिर यहां से निकल जाएगी, तो निकलेगी तो अब एंगल कितना बनेगा, जब निकलेगी तो जो एयर के साथ नॉर्मल से एंगल बनता है उतना ही बनेगा, यानी एंगल आई बनेगा, क्योंकि यहां पे एंगल आई हमने बनाया था। सबसे पहले तो ये बात समझो, एंगल कब चेंज होता है, जब मीडियम चेंज होता है। यहां भी आर होगा, यहां भी आर होगा, क्योंकि मीडियम अभी एक है। ग्लास में यहां भी R1 होगा और यहां भी R1 होगा, क्योंकि मीडियम अभी सेम है। एयर में यहां भी आई होगा और यहां भी आई होगा, क्योंकि ये दोनों मीडियम सेम है। तो मीडियम सेम है तो एंगल तो सेम ही बनेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन यहां पे एक्चुअल में रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो इसीलिए एंगल ये बराबर होते हैं, क्योंकि सेम मीडियम है, एयर एयर है, तो उसमें रिफ्लेक्शन ही होगा, रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं। क्लियर। तो जरा मुझे बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि ये होगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ओके, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि वाटर से ग्लास के अंदर रह गई है, तो यानी कि साइन आर, क्योंकि यहां से रह गई है, कहां से गई है, वाटर से गई है, तो यहां वाली ये वाली अब बात चल रही है, यहां से गई और किस में गई, ग्लास के अंदर गई, यानी कि साइन आर अपॉन साइन R1, ग्लास के अंदर R1 बन रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी एयर में लाइट आई और कहां से आई, ग्लास से आई, तो ग्लास से आई यानी इनिशियली ग्लास में थी, तो यानी कि साइन R1 और डिवाइडेड बाई अब एयर वाला लिखोगे, यानी कि साइन आई।
ये बात दिमाग में रखना कि कहां से रे जा रही है और कहां को जा रही है, वहीं वाला हमें लिखना है। मैंने इसीलिए ये एग्जाम्पल कराया है। बात समझ में आ रही है ना सभी को? और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 के बराबर आ जाओगे। तो एक बात और ध्यान में रखना है यहां, ये भी बहुत हाई लेवल की बात मैं बता रहा हूं कि कभी भी एक मीडियम से चल के चाहे तुम 50 मीडियम क्रॉस करो और फिर से वापस अपने पुराने वाले मीडियम में आ गए, तो उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर आता है। जैसे हमने एयर से शुरुआत की, फिर हम वाटर में गए, ग्लास में गए और फिर एयर में आ गए, तो इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के कंपेयर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा। जैसे देख लो, refractive index of water with respect to air into refractive index of glass with respect to water, refractive index of air with respect to glass, कितना है ये? sin I अपॉन sin R मल्टीप्लाई बाई sin R अपॉन sin R1 मल्टीप्लाई बाई sin R1 अपॉन sin I। देखो sin I से sin I कैंसिल, R से R कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, आ गया ना 1। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये 1 के बराबर होगा। देखो यहां पे और जल्दी फटाक से आंसर लाने का तरीका, फटाक से आंसर लगाने का तरीका, एयर से वाटर में गया, फिर वाटर से ग्लास में गया, ठीक ना, तो वाटर वाटर कैंसिल, फिर ग्लास से ग्लास में गया, फिर ग्लास से एयर में गया तो ग्लास ग्लास कैंसिल, यानी कि एयर से एयर में हम फाइनली चले गए। यानी कि अगर ये और ये सेम है तो समझ जाओ कि ये सब कैंसिल और आंसर इज 1। ये मतलब एक ट्रिक है जो अच्छे बच्चे होते हैं कंपटीशन वाले, जब हम लोग फाउंडेशन वाले को पढ़ाते हैं तो उसमें इस तरीके की ट्रिक भी समझा देते हैं। ओके, चलिए एक सवाल ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। आइए, कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन, ये एक लिक्विड ही होता है, और वाटर 1.44, 1.43 एंड 1.33। तो कह रहा है किसमें सबसे ज्यादा लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी, किस मटेरियल में? तो भैया हम लोग जानते हैं कि n इक्वल टू सी भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, n इक्वल टू सी भी। और मैंने बता भी रखा था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी। अरे ये क्या है, रेसिप्रोकल है ना, n इज रेसिप्रोकल टू v ही तो है, तो यानी कि एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो जाएगी। तो यानी कि अगर हमें v की वैल्यू सबसे ज्यादा चाहिए तो n की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। तो इन तीनों में से n की वैल्यू किस में कम है? तो वाटर में कम है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वाटर में सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद देखो 1.4, 1.43 कौन कम है? 1.44 यानी केरोसिन, यानी उसके बाद केरोसिन में रहेगी, और सबसे कम टर्पेंटाइन में रहेगी। यानी कि वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम था, इसी कारण से इसमें वेलोसिटी ज्यादा हो गई, और टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था इसीलिए इसमें वेलोसिटी कम हो गई, जाहिर सी बात है। चलिए आगे, मुझे लगता है मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए, 7-8 क्वेश्चंस करा दिए, अब मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में आपको दिक्कत होगी। एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और है, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ा देखिए। ये क्या हो गया भैया, एक मिनट। देखिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, वैसे तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि एक एक्सरसाइज में उसने क्वेश्चन पूछा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है वो 2.42 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है? तो यार ये अब बात हमसे मत पूछना, n इक्वल टू 2.42 है, यानी कि इसका मतलब यही है ना कि 2.42 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें मालूम है 3 × 10⁸,
तो स्पीड ऑफ डायमंड अगर हमसे पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना होगा, वो भी हम लोग बता देंगे, इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि यहां पे डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है 2.42, यानी कि स्पीड आप देखिएगा बहुत कम आएगी, ग्लास से भी बहुत कम आ जाएगी। बात समझ में आई? तो इसका मतलब यही है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो है वो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.42 के बराबर होगा। ओके, अब आगे का एक दो टॉपिक थोड़ा सा 2 मिनट का है, देख लीजिए, सिर्फ 2 मिनट का है ये। फिर से ये कंपटीशन लेवल की बात है, आपके बोर्ड में शायद ही पूछा जाए या पूछ भी सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बात पे डिपेंड करता है? तो वो मीडियम जो हम ले रहे हैं वो कौन सा उस मटेरियल है, वो ग्लास है कि वो पानी है कि वो केरोसिन है कि वो डायमंड है कि वो टर्पेंटाइन है, कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा, जो हम लाइट गिरा रहे हैं, जो लाइट हम गिरा रहे हैं उस लाइट का कलर क्या है, यानी उस लाइट की वेवलेंथ क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगी। लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस बात पे डिपेंड नहीं करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चाहे लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लीजिए ये सेम मटेरियल है, दोनों सेम मटेरियल है, हम यहां पे लाइट गिरा रहे हैं एयर से ही, और ये किसी दूसरे कलर का है, और यहां पे हम गिरा रहे हैं ये किसी दूसरे कलर का लाइट है, यानी कि लाइट का कलर चेंज होगा तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो यानी कि इसका वेवलेंथ कुछ और है, इसका वेवलेंथ कुछ और है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी अंतर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी अंतर आएगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो बातों पर डिपेंड करता है कि ये वाला मटेरियल कौन सा है और इस लाइट का कलर क्या है, यानी इसका वेवलेंथ क्या है। इस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? यानी कि वेनिवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये मान लीजिए मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है, और जब भी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। देखिए मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं, और इस तरीके से लाइट निकल गई। तो मान के चलिए ये जो लाइट है, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को f से लिखते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं, और वेलोसिटी को v से लिखते हैं, ये सभी को मालूम है। तो मान लीजिए इस लाइट का फ्रीक्वेंसी f है, या हम f1 बोल देते हैं, वेवलेंथ लैम्डा 1 है और वेलोसिटी v1 है। ठीक है, तो जो ये रिफ्रैक्ट होकर जब आएगी दूसरे मीडियम में, तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, यानी फ्रीक्वेंसी f1 ही रहेगा। हाँ, लैम्डा 1 चेंज हो जाएगा, ये लैम्डा 2 हो जाएगा, और वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, लैम्डा v2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब अब आप समझ लीजिए कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा और साथ ही साथ वेलोसिटी चेंज होगी, और हम कौन सा कलर उसके ऊपर डाल रहे हैं, किस तरीके का लाइट डाल रहे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करेगी। क्लियर? तो ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, लेकिन वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाता है। ओके, चलिए, तो मुझे लगता है ये काफी पर्याप्त है आप लोगों के लिए रिफ्रैक्शन के लिए, इससे ज्यादा नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल लेंसेज शुरू करेंगे। इतना आप लोगों के लिए काफी है, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आप लोगों को, काफी डिटेल में पढ़ा दिया, काफी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, वैसे 11th 12th में जाओगे तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज ज्यादा ही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।